नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन डीडी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अनामिका और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो देखिए, महिलाएं किसी भी परिवार का बैकबोन होती हैं, यानी अगर महिलाएं स्वस्थ होती हैं तभी परिवार सशक्त होता है। ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दुखद सच ये भी है कि आज भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कई ऐसी फैमिलीज़ हैं, कई ऐसे परिवार हैं जहां महिलाओं के स्वास्थ्य को, उनके पोषण को हाशिए पर रखा जाता है। तो देश की हर महिला स्वस्थ हो, पोषण तक उनकी पहुंच हो, इसके मद्देनज़र हमारी सरकारें समय समय पर कई तरह के अभियान लेकर के आती हैं और इसी संदर्भ में एक ख़ास अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक, यानी एक पखवाड़े का ये अभियान है जो स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिलीजुली पहल है, जॉइंट इनिशिएटिव है। लेकिन सिर्फ ये एक हेल्थ इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय संकल्प है जिसका उद्देश्य है कि हर महिला तक स्वास्थ्य पहुँचे, हर महिला स्वस्थ रहे, हर महिला तक पोषण पहुँचे और साथ ही साथ वो अपने हेल्थ को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर के अवेयर भी हों, सजग भी हों। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि स्वस्थ नारी किस तरह से अपने परिवार को सशक्त बनाती है। एक ख़ास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में और उनके इंट्रोडक्शन में मैं ये कहना चाहूँगी कि बतौर डॉक्टर वो हज़ारों महिलाओं का इलाज कर चुकी हैं और साथ ही साथ अखिल भारतीय महिला महासंघ की अध्यक्ष होने के नाते वो लाखों महिलाओं की आवाज़ भी हैं। हम स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर आशालता फोगाट जी का। वर्तमान में आप बतौर डेप्यूटी डायरेक्टर कार्यरत हैं इन RRC SMS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसी हैं आप? ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब नारी स्वस्थ होगी तभी उसका परिवार भी सशक्त होगा, यानी कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। ये एक अभियान भी है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं और ये अभियान एक पखवाड़े का है, जैसा हमने अपने दर्शकों को भी बताया। एक डॉक्टर होने के नाते आप महिलाओं का पिछले 15 सालों से इलाज कर रही हैं। आपके संपर्क में शहरी महिलाएं भी हैं, ग्रामीण महिलाएं भी हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि ये महिलाएं, अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो किस तरह के आप हेल्थ चैलेंजेस देखती हैं और कितनी सजग हैं शहरी महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर और ग्रामीण महिलाएं भी? देखिए अनामिका जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं उनको मतलब रीति रिवाज के नाम पे खुद के लिए समय तो होता ही नहीं है। कुछ वहाँ पर गरीबी भी ज़्यादा होती है, तो उन्हें हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। वो जैसे खेतों में कंप्लीट सनलाइट में काम करती हैं, सर पे बोझ होती हैं, कुपोषण का शिकार भी रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पैसा मतलब हम योजनाएं चलाते हैं उनका लेट उनके पास पहुँच पाती हैं। जबकि जो शहरी महिलाएं वो सजग होती हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग दोनों की अलग प्रॉब्लम है। जैसे कुपोषण दोनों में कॉमन है, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त होती है और अब जब से वर्किंग महिला पैटर्न शुरू हुआ है तो आप मानिए कि वो डबल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। तो कुपोषण फीमेल का एक मेन कोज है उनकी डिजीज़ का। गांव में महिलाओं को जो हमारे पास बहुत कॉमन आता है, जैसे बैकएक का, क्योंकि वो इतना वर्क करती हैं और उनको सनबर्न बहुत कॉमन होता है, क्योंकि वो सनलाइट में काम करती हैं। वो जो अपना मतलब धुआं होता है उन सब का भी काम करती है, तो कहीं ना कहीं रिस्पायरेटरी डिजीज़ उनको, जैसे एलर्जी का, अस्थमा, ये भी बहुत कॉमन होता है। और डेफिशिएंसी होती है कुपोषण की, तो आप देखिए विटामिन B12, विटामिन D डेफिशिएंसी, एनीमिया इज़ मोस्ट कॉमन, क्योंकि हमारे जो मतलब चाइल्ड बियरिंग एज होती है उसके। और एक मैं बहुत कॉमन बताना चाहती हूँ कि जब हमारे मतलब चाइल्ड बियरिंग एज होती है तो आजकल पैटर्न है कि भाई हमें 2 ही बच्चे करने हैं, तो जब बीच में कंसीव होता है तो बिना घर वालों को बताए, उन्हें लगता है कि अगर हमने घर में किसी को बताया तो वो हमें अबॉर्ट करने ही नहीं देंगे, तो वो खुद ही एक मेडिकल या कहीं जाके वो पिल्स ले लेते हैं। घर वाले इस बारे में अवेयर भी नहीं होते और वो सारे उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बियर करते हुए वो घर में काम करती है। तो एनीमिया बहुत कॉमन होता है। जो पीरियड्स होते हैं उनकी जो भी उनमें दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं समाज में एक शर्म, हिचक है कि वो इजीली चीज़ें शेयर नहीं कर पाती, और जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह ली जाती है।
शहरों में जो महिलाएं हैं वो अब जब वर्किंग हुई हैं, एक तो न्यूक्लियर फैमिली, तो फैमिली का पूरा वर्कलोड उन पे रहता है। कोई पहले सास ससुर रिश्ते नाते हमारे सपोर्ट के लिए होते थे, वो अब नहीं है। बच्चों की पूरी जिम्मेदारी होती है। जब से वर्किंग वो होने लगी है तो वर्क प्लेस पे भी एक स्ट्रेस रहता है कि मुझे ये काम करना है, इसमें आगे आना है, या सीनियर्स का उन पे प्रेशर रहता है, तो उनकी मेंटल इलनेस कहीं अफेक्ट होती है। और एक जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका डिस्कशन किया था कि शहरों में मोटापा बहुत कॉमन डिजीज है, वो हमारे जो खान पान की व्यवस्था, आजकल बर्गर पिज्ज़ा लाइफ स्टाइल आ गई है, तो ये मोटापा बहुत कॉमन है। इसका सिर्फ एक है कि आप फीमेल अपने लुक के लिए बहुत सजग रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समय निकाल नहीं पाती। और जो ओबेसिटी है वो हमारी अदर डिजीज़ का भी, जैसे हमारे पास फीमेल्स आती है नी पेन, जॉइंट पेन का, वो उसको भी प्रोड्यूस करती है, हमारे अदर डिजीज़ को भी इंड्यूस करती है। तो लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग दोनों गांव और शहर की कॉमन समस्या भी हैं और अलग भी, लेकिन फीमेल्स की सब जगह एक समस्या है, अत्यधिक जिम्मेदारी, मेंटल इलनेस के लिए कहीं भी अपनी बात शेयरिंग ना करना, और एक सोशल स्टिग्मा। जी, सोशल स्टिग्मा बहुत बड़ी सोशल बात है। स्टिग्मा ऐसा है कि अगर किसी फीमेल ने बेबाकी से अपनी बात शेयर कर ली तो हम उसे कहेंगे एंटी सोशल है। हमारे कहीं ना कहीं फीमेल्स का चुप रहना, सहन करना उसका एक गहना माना जाता है, और वो ही मेंटेलिटी फीमेल ने अपना लिए, तो वो हेल्थ इश्यूज भी ढंग से डिस्कस नहीं कर पाते। उस मेंटालिटी की वजह से फीमेल्स में मेंटल इलनेसेस जो हैं उसके केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि नारी के ओवरऑल स्वास्थ्य की यहाँ पर बात हो रही है। अगर नारी महिलाएं जो हैं फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से फिट रहेंगी, तभी वो अपने परिवार का भी जो है देखभाल जो है उसको कर पाएंगी। और फिर जो हमारी थीम भी है इस अभियान की कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, तो चूंकि आपने बताया कि शहरी क्षेत्रों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो अलग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रॉब्लम्स अलग हैं, लेकिन कमोबेश देखा जाए तो महिलाएं सफ़र कर रही हैं। हाँ। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत भी की है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हेल्थ गाइडलाइंस भी होती हैं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, तो एक डॉक्टर के तौर पर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, वो कौन सी गाइडलाइंस हैं और किस हद तक उन गाइडलाइंस की पालना हो पाती? देखिए, फीमेल्स के लिए गाइडलाइन उसके अर्ली एज से ही स्टार्ट हो जाती है, और गवर्नमेंट ने मतलब जब वो जन्म लेती है तभी से योजनाएं शुरू कर दी कि समाज में महिलाओं का जन्म दर बढ़े, तो उनके लिए मतलब फाइनेंशियली योजनाएं या सपोर्ट की योजनाएं स्टार्ट की है। फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट किया है। जब वो टीन एज में आती है उनके सब वैक्सीनेशन कंप्लीट सब फ्री हैं। टीन एज में उनकी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड योजनाएं दी जाती है। मैंने खुद एसएमएस ब्लड बैंक में 5 साल काम किया है, वहाँ लाडली योजना चलाई जाती है कि 12 साल तक की फीमेल, जैसे कि हमारे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया ऐसे आते हैं तो जिन्हें बार बार ब्लड की ज़रूरत होती है, तो फीमेल्स को, बच्चियों को फ्री दिया जाता है। तो सरकार का पूरा रुझान है फीमेल हेल्थ पर। लेकिन और दूसरा जैसे कि चाइल्ड, शादी के टाइम की योजनाएं हैं, आफ्टर दैट चाइल्ड बियरिंग, एएनसी, मतलब जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसका हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस वक्त 2 लाइफ उससे जुड़ी होती हैं। तो जो एएनसी चेकअप है वो फ्री है। उस वक्त जो मतलब वैक्सीनेशन हम कराते हैं उसके लिए अवेयरनेस भी की जाती है, क्योंकि कई फीमेल समझ ही नहीं पाती कि हमें ये वैक्सीनेशन कब करना है। और एक ये भी रहता है कि दवाई नहीं खानी प्रेगनेंसी में, बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो उसके लिए भी हम अवेयर करते हैं कि एज पॉसिबल जैसे आपको डायग्नोस हो आप हेल्थ सेंटर पे पहुँचे, आपको जो डेफिशिएंसी ना रहे तो आयरन कैल्शियम टाइमली स्टार्ट करें। और आजकल मतलब और भी अवेयर कर दिया गया है कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन का भी, क्योंकि मोस्टली लोगों में स्टिग्मा रहता है कि आजकल तो जब गायनिक है सब सिजेरियन कर देते हैं, तो उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं कि आप ड्यूरिंग अपनी प्रेगनेंसी जो आप ये कार्य करेंगे तो फिर नॉर्मल के चांस है। और सिजेरियन भी एक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए डॉक्टर्स करते हैं, बहुत सारे मतलब उसमें इंडिकेशन है कि उसमें सिजेरियन होना चाहिए हैं जब महिलाओं को सिजेरियन में जाना ही पड़ता है, तो वो भी एक मतलब उसका पार्ट है। और पोस्ट डिलीवरी जैसे फीमेल्स है पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि एक तो उसका स्लीप पैटर्न बदल जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग इश्यू होते हैं, और दूसरा कि उसका फीमेल अपने लुक को लेकर बड़ा अवेयर रहती है, तो उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, उसका काम सब सफ़र करता है। तो आजकल इस टेंडेंसी को देखते फीमेल को मतलब ये कर लिया कि मैं, मेरा कैरियर, बच्चे नहीं,
मतलब जो ज़्यादा एजुकेटेड हो गई है या इनसे, तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि जो ईश्वर ने हमको हमारी बॉडी के एज के अकॉर्डिंग बनाया, अगर आपने पढ़ा होगा कि जो फीमेल्स जिनके बच्चे होते हैं, पूरा परिवार होता है, वो मेंटल इलनेस से बहुत कम सफ़र करती हैं। और फीमेल्स जब ओल्ड एज में जाती है उनके लिए भी योजनाएं चलाई हुई हैं, क्योंकि पोस्ट मीनोपोजल भी काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। और अभी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कल्याण और महिला एंड बाल विकास के सहयोग से जो कार्यक्रम चला है, उसमें फीमेल्स रिलेटेड सभी इश्यूज कवर किए गए हैं। उनके डायबिटीज़, उनके हाई बीपी, उनको अगर मतलब पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम है, आइज़ का, ईएनटी का, डेंटल का, उनकी गायनिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनकी मेंटल इलनेस पे बहुत ध्यान दिया गया है। वैक्सीनेशन, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल कैंसर भी बहुत कॉमन वो रहता है, जिसमें कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अभी आपने पढ़ा होगा एचपीवी वैक्सीनेशन, वो थोड़ा कॉस्टली है, तो वो सबको अप्रोच हो, इसलिए उसको इन सरकारी योजनाओं में लिया गया है। तो ये सब इसीलिए कवर किए गए हैं क्योंकि कोई भी फीमेल परिवार की धुरी होती है, अगर वो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है तो पूरा परिवार सफ़र करता है। और इसीलिए अवेयरनेस के लिए, और इन सब में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी एसोसिएट किया गया है, क्योंकि अक्सर लोगों की मेंटलिटी होती है कि गवर्नमेंट में केयर नहीं होती, प्राइवेट में पैसा लगता है। तो अगर यही फैसिलिटी उन्हें कम रेट पे गवर्नमेंट में मिलेगी, हम 1 लाख कैंप का मतलब हम लक्ष्य रख रहे हैं, हम कैंप से सभी आम जनता लोगों तक पहुंचेंगे तो हम ज़्यादा उनको अवेयर कर पाएंगे। तो इन सब योजनाओं का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि फीमेल हेल्दी होगी तो देश वेल्दी होगा। बिल्कुल सही बात है। फीमेल्स अगर हेल्दी होंगी तो देश तो वेल्दी होगा ही होगा, साथ ही उनका परिवार जो है वो भी सशक्त होगा, एम्पावर होगा। जिस अभियान के बारे में हम बात कर रहे हैं कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, उस अभियान के तहत जैसा डॉक्टर आशालता फोगाट जी ने भी बताया कि 1 लाख हेल्थ कैंप्स लगाए जा रहे हैं और ये रोज़ाना ये कैंप्स लगेंगे, जिसके तहत महिलाओं को कई बीमारियों की फ्री स्क्रीनिंग की, फ्री टेस्ट की भी सुविधाएं दी गई हैं। वैसे देखा जाए मैम तो महिलाओं में, हमारे देश की महिलाओं में स्पेशली आयरन की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो उसके लिए आयरन टैबलेट एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स की भी बात हो रही है। साथ ही साथ जैसा मैम ने बताया कि कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुका है सोसाइटी में, तो महिलाओं को सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसके बारे में अवेयर करने के लिए किस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। पैप स्मीयर टेस्ट की हम बात करते हैं, पर उसकी भी एक टीके की भी बात होती है, एचपीवी वैक्सीन की, लेकिन उसके लिए भी किशोरियों की एक सर्टेन एज होती है। तो हम चाह रहे थे, क्योंकि हेल्थ से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है, हेल्थ की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, आप एक बार ये ज़रूर बताएं कि किस उम्र तक लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन जो है वो लगवाना चाहिए, और महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है पैप स्मीयर टेस्ट और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करना। स्व परीक्षण भी जो है वो महिलाओं को सिखाया जाता है। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, लेकिन उसका एक वो है कि ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कैंसर है, अगर अर्ली डिटेक्शन हो तो उसमें मतलब पेशेंट का प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, अगर अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस हो। तो इसके लिए हमें एक तो फीमेल जो होती है उसकी फैमिली हिस्ट्री ली जाती है कि भाई उसके मैटरनल साइड किसी को था, तो ऐसी फीमेल को स्पेशली अवेयर रहना चाहिए। अदर वैक्सीन जैसे, और इसके लिए हम उनको बताते हैं कि भाई एक तो आप जो ओबेसिटी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, ये सब आपको उनके लिए प्रिवेंट कर सकता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। आफ्टर 35 हम फीमेल को एडवाइज करते हैं कि पैप स्मीयर, मेमोग्राफी, ये सब अपना उन्हें टेस्ट कराना चाहिए। भले फैमिली हिस्ट्री हो या ना हो, क्योंकि आफ्टर 35 मोर प्रोन है। और अगर ये टेस्ट हम कराते हैं तो हमें अर्ली डिटेक्शन या फिर हम उन्हें अवेयर कर सकते हैं कि आप प्रोन हैं, तो वो प्रिवेंशन हो सकता है। एचपीवी वैक्सीन जो सर्वाइकल, उसके लिए प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, थोड़ा कॉस्टली था, वो 8 ईयर टू 14 ईयर के मिड में मतलब लगाया जा सकता है। लेकिन अगर लेट अवेयरनेस है, आजकल उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत सेमिनार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसका वो कर रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने जब इसे योजना में इंक्लूड किया गया है तो जो पुअर पीपल हैं उनके पास भी ये हो पाएगा। और सर्वाइकल कैंसर के जो अदर फैक्टर हैं हम उनके लिए भी उनको एडवाइज करेंगे
क्योंकि सिर्फ वैक्सीन प्रिवेंशन है, लेकिन अदर फैक्टर जो इसको इंड्यूस कर सकते हैं, अगर उनको भी प्रिवेंट किया गया तो हम 100% मतलब उसमें सक्सेस हो सकते हैं जी। और मैं वैक्सीनेशन के लिए कहना चाहती हूँ कि लोगों में एक भ्रांति होती है कि स्पेशली मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, पर जो इलिटरेट या पुअर है कि वैक्सीनेशन से तो प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा वो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो आपकी इम्यूनिटी इन्हेंस के लिए है, उस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए है, ना कि आपकी डिजीज़ को स्टार्ट करने के लिए। इसलिए जो वैक्सीनेशन उपलब्ध हो अपने बच्चों और वाइफ या आपकी जो भी घर में फीमेल हैं उनको ज़रूर करवाएं। जी बिल्कुल, इस शो के माध्यम से हम आपको ये भी कहना चाहेंगे, हमारे जो पुरुष दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी हम ये बताना चाहेंगे कि अपने घर की महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि महिलाओं की भूमिका बहुत अहम होती है परिवार में, पूरे परिवार की वो धुरी होती हैं और जब आपके परिवार की महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी आपका परिवार भी सशक्त बनेगा। ये ख़ास कार्यक्रम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार आप देख रहे हैं ऑन डीडी राजस्थान, और इसी नाम से एक अभियान जो है वो भी शुरू हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय और बाल एवं महिला विकास मंत्रालय का जॉइंट इनिशिएटिव है, जिस अभियान का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के दिन किया है और एक पखवाड़े का ये अभियान है जिसके तहत 1 लाख हेल्थ कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को डायबिटीज़ के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, एनीमिया के बारे में बताया जाएगा, ENT टेस्ट्स की वहाँ पर फैसिलिटीज़ होंगी, मेंटल इलनेसेस की बात होगी और सबसे बढ़कर महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के केसेस देखे जाते हैं उसकी भी स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। उससे भी बढ़कर किशोरियों में जो समस्या देखी जाती है स्पेशली रूरल एरियाज़ में, वो होती है पीरियड हाइजीन को लेकर के, इससे भी लोगों को अवेयर कराया जाएगा। तो डॉक्टर आशा लता जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर आशा लता फोगाट जी, आप वर्तमान में बतौर डेप्यूटी डायरेक्टर RRC SMS हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और साथ ही साथ आप अखिल भारतीय महिला महासंघ की अध्यक्ष भी हैं। मैम, पीरियड्स को लेकर अभी भी रूरल एरियाज़ में एक टैबू होता है, लोग खुल करके बात नहीं कर पाते। हालांकि स्कूल्स में भी सरकार इस तरह की योजनाएं लेकर आती है, इनिशिएटिव्स लेकर के आती है, जहां बच्चियों को बताया जाता है, साथ ही जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी इससे अवेयर कराया जाता है कि भाई आपके घर में भी सिस्टर्स हैं, माँ हैं या और भी कोई एल्डर है, तो आपको भी समझ हो इसके बारे में। पीरियड हाइजीन को लेकर के बतौर डॉक्टर आपने क्या मतलब ऑब्जर्व किया है रूरल एरियाज? देखिए, रूरल एरियाज में सबसे पहले कि इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं किया जाता जी। और एक जैसे कि आजकल मीनार की एज है, वो मतलब फीमेल्स में PCOD बहुत कॉमन होता है, ओबेसिटी कॉमन होता है, या कुपोषण, एनीमिया, तो मतलब वो एज मॉडिफाई चेंज होती है। अगर किसी में अर्ली आ गया तो वहाँ सिर्फ मतलब रूरल एरियाज में सिर्फ ये माना जाता है कि अगर किसी फीमेल्स के पीरियड स्टार्ट हो गए तो मतलब उसने टीवी ज़्यादा देखी होगी, उसने मोबाइल ज़्यादा देखी होगी, या उसकी फीलिंग्स कुछ अलग होंगी, इसलिए अर्ली एज में आ गए, तो उस बच्ची को ऐसे फील कराया जाता है जैसे वो अपराधी हो, जबकि ये एक नॉर्मल हार्मोनल इफेक्ट है जो किसी भी एज में अकॉर्डिंग मतलब स्टार्ट हो सकता है। नेचुरल है, ये तो ज़रूरी है, लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया जाता। फिर बच्चियों को इसके लिए मदर से पूरा डिस्कशन नहीं होता, वो नहीं करती तो वो गुपचुप से ही जैसे कि कपड़ा यूज कर लिया, जो कि बहुत ही बैड हाइजेनिक कंडीशन माना जाता है, सैनिटरी पैड वो मांग नहीं पाती, या आज भी अगर कोई महिला मेडिकल से सैनिटरी पैड या कुछ लेती तो उसको पहले घूरा जाता है, तो वो मतलब एक काले से उसमें बांध के उसको चुपचाप दिया जाता है। तो इस चीज़ के लिए अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, पीरियड्स में जैसे किसी को इन्फेक्शन है या उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या फिर वो हाइजेनिक कंडीशन उसने ढंग से नहीं किया, तो वो पेन और उन सबको वो सहन करती है। कई तरह के इन्फेक्शंस दूसरा, अगर बाई चांस उसका डेज एक्सपोज हो जाए कि बच्ची को, तो जो उसके फीमेल्स मतलब स्कूल मेट या घर पे, तो उसको है ना एक अजीब तरह से ट्रीट किया जाता है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि ये स्त्री का एक गुण है जो ईश्वर ने उसे मातृत्व के लिए दिया है, जो कि उसका सबसे बड़ा गुण होता है। तो ये एक बॉडी चेंजेज हैं जो कि एक फिक्स टाइम पे आते हैं। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो पीरियड्स हमारे हैं वो हार्मोनल साइकिल के अकॉर्डिंग आते हैं, तो हमारी बोन हेल्थ, इन सब के लिए, मेंटल हेल्थ, इन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपने फीमेल्स में पढ़ा होगा PMT सिंड्रोम, मतलब जब हमारे पीरियड्स आते हैं उससे पहले आप फीमेल से बात करेंगे तो कहेंगे मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मुझे बॉडी पेन ज़्यादा हो जाता है, मतलब और जब पीरियड्स उसके आते हैं तो वो रिलैक्स होती है। तो ये एक बॉडी चेंजेज है, इसको टैबू की तरह नहीं लिया जाए।
और अपनी बच्ची को मतलब जब आपको लगता है कि अब उसकी एज हो गई तो उसे बिठा के चीज़ें समझाना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि अब तुम चाइल्ड बियरिंग एज में आ चुकी हो, उसे क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, ये एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए। और सैनिटरी पैड्स का आजकल जो है रूमला हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पर भी इसका वितरण किया जाता है, क्योंकि कई लोग गरीबी के कारण, कई लोग अज्ञानता के कारण खरीद नहीं पाते, यूज नहीं कर पाते, तो उन सब का यूज ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस दौरान आजकल मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जैसे अखिल भारतीय महिला महासंघ हम करते तो हमने पीरियड्स लीव के लिए भी किया है, क्योंकि फीमेल्स जब मतलब प्री मीनोपोजल स्टेज पे होती है या तो उसको मतलब वर्किंग एरिया में इतना वो ढंग से काम नहीं कर पाती, तो कई फीमेल ने कहा कि हम तो समानता मांग रहे हैं, हम इसका क्यों ले, लेकिन ये हेल्थ से रिलेटेड है। अगर उन दिनों से रेस्ट मिल जाए, हमारे जो समाज में ये बनाया जाता है कि जब महिला जो मतलब पीरियड्स में है तो उसे खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए, वो इसलिए हमारे किया गया था क्योंकि उस वक्त फीमेल कमज़ोर होती है या मतलब मान लीजिए थोड़ा सा डिस्ट्रेस में होती है, उसे रेस्ट मिलेगा, उसे आराम मिलेगा तो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। धीरे धीरे समाज ने इसको एक कुरीति के रूप में ले लिया कि ये तो अछूत है, तो ऐसी टैबू के तौर पर उसको एक ऐसी भ्रांतियां आप ना फैलाएं, क्योंकि हमारे जो भी रीति रिवाज बनाए गए थे वो समाज सोसाइटी के विकास के लिए बनाए गए थे, जिसे हमने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया है। तो मैं इसके लिए रूरल एरिया में बहुत कॉमन है। तो मैम आप क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल भी हैं तो महिलाओं के पोषण के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस अभियान के तहत महिलाओं के पोषण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है, महिलाओं में मोटापा भी ना फैले। तो पोषण के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं, महिला किस तरह से अपनी डाइट का ख्याल रखे ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में पहुँचे? देखिए महिलाओं के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत हमारे घर से ही होती है। महिलाओं में मेनली डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब अगर हमें एक अच्छे रेपुटेटेड घर की फीमेल का भी कराते तो एनीमिया बहुत कॉमन है, इंडियन फीमेल के सिनेरियो में ज़्यादा कॉमन है। तो उसकी शुरुआत अगर हम आयरन मतलब एल्यूमिनियम की जगह हम अगर आयरन के बर्तन यूज करें, लोहे की कढ़ाई यूज करें, तो आप बहुत आयरन रिच फूड खा सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम ये हमारी किडनी के लिए भी अच्छे नहीं है। तो शुरुआत हम रसोई से करें। हमारे बहुत सारे आयुर्वेदिक उपाय भी हैं जो बताते हैं कि भैया आप अगर फूड सप्लीमेंट ये यूज करेंगे तो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। अगर हमारे पीरियड इरेगुलरिटी है उसको भी हम डॉक्टर से डिस्कस करें, क्योंकि उन दिनों होने वाली ज़्यादा रक्तस्राव या ज़्यादा दिन तक रहने वाला रक्तस्राव या अर्ली मतलब पीरियड्स आते हैं तो हमारे एनीमिया का बहुत कॉमन कॉज होते हैं। तो हमें अपना हीमोग्लोबिन लेवल टाइम टू टाइम चेक करा के आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि लोगों में भ्रांति है कि अनार खाइए, ये खाइए। तो देखो फूड सप्लीमेंट पर्याप्त मात्रा में हमें आयरन नहीं दे पाते, इसीलिए हमें दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। सेकंड, हमारा जो स्ट्रेस फैक्टर होता है, मतलब मैं खुद वर्किंग हूँ, कई बार मुझे सुबह सब परिवार के लिए खाना बनाते बनाते ही भूख शांत हो जाती है, मैं अपना बहुत टाइम अपना खाना स्किप कर जाती हूँ, तो वो सब आप स्किप ना करें। दूसरा, अपने लाइफ में योग, प्राणायाम, फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो आपके खुशी वाले सेरोटोनिन हार्मोन इनको इनहेंस करते हैं। आप खुश रहेंगे तो आप सब चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे। चाइल्ड बेयरिंग एज में अगर एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी या कुछ हो जाती है तो आप गायनिक की सलाह से ही उन्हें अबॉर्ट कराएं, ना कि बास के मेडिकल से, जो बहुत कॉमन मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि मिसयूज है। आप उस वक्त का रक्तस्राव या इन्फेक्शन जो कि आपको बाद में दिक्कत करें, ऐसी हैबिट्स ना डालें। प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन जो टेक्निक है उनको यूज करें। और जब आप ओल्ड एज में जाते हैं तो आप अपना प्री मीनोपोजल जो बाद में ओस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारियों के लिए ध्यान रखें, क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस फीमेल्स को कब पता चलता है कि अरे मैं तो थोड़ा सा ही गिरी थी, मुझे फ्रैक्चर हो गया है। आपकी बोन हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप उनके लिए सरकार ने फ्री है, जैसे हमारे SMS में बोन मैरो डेंसिटी ये सब टेस्ट फ्री होते हैं, उसके बाद हम आपको सप्लीमेंट देते हैं। तो बस ये कि हम 24 घंटों में ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा खुद के लिए निकाल पाएँ तो शायद हमारी हेल्थ और ये कुपोषण बहुत इम्प्रूव हो सकता है। जी जी। और ये भी देखा गया है हमारी सोसाइटी में, जैसा आपने खुद भी कहा कि खाना बनाते बनाते इतना वक्त हो जाता है परिवार का ध्यान रखते रखते कि महिलाएं अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हैं, हाशिए पर खुद ही ले आती हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। डॉक्टर आशालता जी, मैं आपसे चलते चलते ये जानना चाहूँगी कि एक स्वस्थ महिला, एक डॉक्टर की नज़र में एक स्वस्थ महिला क्या है और एक भारतीय महिला को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है?
देखिए, मेरे लिए स्वस्थ महिला, स्वस्थ जैसे हमें पढ़ाया जाता था कि स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है, एक इंसान जो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हो वो स्वस्थ है। क्योंकि अगर हमारी इनमें से कोई भी हेल्थ इम्पेयर होती है, अगर हम मेंटली फिट नहीं है, तो आपने देखा फीमेल नशे की तरफ बहुत डाइवर्ट हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस लाइफ का उधर जा रहा है। या आप नॉर्मल गांव में जैसे भूत प्रेत कहा जाता है कि इस पे भूत प्रेत का साया आ गया है, वो मेंटल इलनेस अगर हमारी सही नहीं हो तो हम दूसरे को क्या गाइड कर पाएंगे। और एक स्टिग्मा हो रहा है हमारे समाज में ये कि अगर मैंने कहीं अपनी कमज़ोर मेंटल हेल्थ का डिस्कशन कर दिया तो मुझे सोसाइटी में डिसीजन मेकर तो माना ही नहीं जाएगा कि अरे नहीं नहीं ये साइकेट्री की दवा खा रही है। तो उस स्टिग्मा से हम बाहर निकलें। एंड फिजिकली फिट रहने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ आधा घंटा 15 मिनट खुद को दीजिए, जिसमें आपका आध्यात्म, आपका योग, प्राणायाम, आपका फूड सप्लीमेंट, आपकी सब चीज़ उसमें इंक्लूड है। अगर आपको टाइमली अपना रूटीन चेकअप आप कराते रहिए, उससे रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ आपको प्रोन लग रही है तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए। एंड सोशली मैं हमेशा कहती हूँ कि जो खुद के लिए जिया वो क्या जिया। हम जब सोशली गैदरिंग में होते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, कितने लोगों से मिलते हैं तो हम खुश रहते हैं। तो अपने एक दायरे से सीमित ना रह के अपन बाहर लोगों से मिलेंगे, अपन कुछ अच्छा सीखे, संगत अच्छी रखिए तो रंगत स्वयं अच्छी होगी। क्या बात तो है। मैं कहना चाहती हूँ कि हम इन तीनों सिनेरियो को अपने साथ करते हुए एक स्वस्थ नारी का निर्माण कर सकते हैं। और भारतीय महिला का इसलिए क्योंकि हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पर रानियाँ अपने राजाओं के साथ बैठ के डिसीजन लेती थी। अहिल्याबाई होलकर या हमारी किसी भी देवी को आप देखिए, वो किसी प्रथा, घूंघट प्रथा इनमें नहीं थे, ये बाद में उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए। तो भारतीय नारी तो आधार है, हम मजबूत हैं। तो भारतीय नारी का स्वस्थ रहना, परिपक्व रहना इस देश के लिए अत्यंत जरूरी है। जी बिल्कुल, भारतीय नारी पहले से ही सशक्त है, अब उसे पूरी तरह से स्वस्थ भी रहना है ताकि उनका परिवार भी जो है वो एम्पावर्ड हो, सशक्त हो। डॉक्टर आशालता फोगाट जी, आप शो में आए और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के बारे में इतना हेल्दी डिस्कशन आपके साथ में हुआ। मैम हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों से भी हम इजाज़त ले रहे हैं। आप देख रहे थे हमारी खास प्रस्तुति स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, और इस अभियान का भी हिस्सा बनिए। घर की महिलाओं को स्वस्थ रहने में उनकी मदद कीजिए। दीजिए हमें इजाज़त, देखते रहिए टीटी राजस्थान। नमस्कार।